नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 10 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 10 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है मोरक्को और ऑप्शन डी है इटली। तो जानते हैं यहाँ पर कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट के दौरान हुई मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल फॉर ग्रीन इकोनॉमिक में शामिल हुए। दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट में भारत के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश है। भारत ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए उजाला योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की पहल की है। भारत ने इस समिट में कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी करने की समय की आवश्यकता है। साथ ही आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को संबोधित करने के महत्व पर भी बल दिया है। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, संयुक्त अरब अमीरात। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आयोजित कृतज्ञ अभियान है। ऑप्शन ए है महिला और बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम, ऑप्शन बी है ट्रांसजेंडर के लिए बीमा सुविधा, ऑप्शन सी है फसल सुविधा पर राष्ट्रीय स्तर के हैथकान 3.0 कृतज्ञ, और ऑप्शन डी है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की आधुनिकीकरण। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हैथकान 3.0 कृतज्ञ का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम छात्रों, संकायों, उद्यमियों और नवप्रवर्तनकर्ताओं व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु नवीन दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा आयोजित कृतज्ञ है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी, फसल सुधार एवं राष्ट्रीय स्तर के हैथकान 3.0 जो है यह आपका कृतज्ञ है। इसमें बेसिक तौर पे NEP 2020 में कृषि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है स्तुति पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए है आपका शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। तो जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्तुति पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रव्यापी खुली पहुंच के माध्यम से मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पूछा गया है कि स्तुति पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला नोटिस है नज्म उल बहरैन किसकी पुस्तक है जिसका अरबी संस्करण जारी किया गया है। ऑप्शन ए है आपका अबुल फजल, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बर्नी और ऑप्शन डी है दारा सिको। तो जानते हैं यहाँ पर कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने मुगल राजकुमार दारा सिको की नज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति ने दारा सिको को सामाजिक सौंदर्य का प्रतिनिधित्व बताया है। नज्म उल बहरैन का मतलब होता है दो सागरों का मिलन। दारा सिको की यह कृति धर्मों के बीच की समानता पर मूल्यवान प्रकाश डालती है। दारा सिको के एक विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति, एक कुशल कवि और संस्कृति अध्येता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे सामाजिक सौंदर्य और धार्मिक एकता के पथ प्रदर्शक थे। इस किताब में दारा सिको ने हिंदू धर्म और इस्लाम में समानताओं को रेखांकित किया है और आखिर में नतीजा निकला है कि इस्लाम और हिंदू धर्म में केवल शाब्दिक अंतर है। तो
तो यहाँ पूछा गया है कि नज्म उल बहरान पुस्तक जिसका कि हाल ही में अरबी संस्करण जारी किया गया है, इसका लेखक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, दारा सिको। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु के चेन्नई में, ऑप्शन सी है गुजरात के भावनगर में और ऑप्शन डी है पुदुचेरी में। तो जानते हैं दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में बनेगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। इसे करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस ब्राउनफील्ड बंदरगाह परियोजना के पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह भावनगर में 45 लाख कंटेनर की क्षमता वाली एक लिक्विड और वाइट कार्गो टर्मिनल के साथ नौका सेवा टर्मिनल का भी विकास किया जाएगा। सीएनजी परिवहन के लिए तट पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस परियोजना के चलते सालाना तौर पर भावनगर बंदरगाह की कार्गो क्षमता को 90 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात देश का एकमात्र राज्य होगा जहां सीएनजी और एलएनजी दोनों के लिए टर्मिनल मौजूद होंगे। राज्य सरकार के अनुसार इस परियोजना में से भावनगर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पूछा गया कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? तो आपका सही ऑप्शन होता है गुजरात के भावनगर में। साथ ही साथ यहाँ पर है कि सीएनजी के साथ साथ यह भारत का पहला एक क्षेत्र है जहाँ पर एलएनजी टर्मिनल भी मौजूद है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे सीएनजी के साथ साथ एलएनजी टर्मिनल भी मौजूद है? तो आपका सही ऑप्शन होता है गुजरात। और स्थान की बात करें तो गुजरात का भावनगर। आज का अगला वीडियो निम्नलिखित में से किस शहर का मेयर 15 मिनट शहर की अवधारणा को लेकर आया है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी है बार्सिलोना और ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर जानते हैं कि 15 मिनट का शहर एक आवासीय शहरी अवधारणा है जिसमें अधिकांश दैनिक आवश्यकताओं को निवासियों के घरों से पैदल या साइकिल चलकर पूरा किया जा सकता है। इस अवधारणा को पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था और फ्रांसीसी कोलंबियाई वैज्ञानिक कार्लोस मोरन से प्रेरित था। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर का मेयर 15 मिनट की शहर की अवधारणा लेकर आया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए पेरिस। और उस व्यक्ति का नाम क्या है जो मेयर है? तो उनका नाम है एनी हिडाल्गो। एनी हिडाल्गो। आज का अगला प्रश्न है भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो जानते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की शुरुआत की गई है। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोद इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। यह सुविधा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों में से एक है। यहाँ पर जाने कि वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट है और प्रतिदिन 10 AH क्षमता के साथ 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है। इस सेलों का उपयोग पावर बैंक में किया जाता है। भारत इस लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की मदद से लिथियम बैटरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। साथ ही चीन और अन्य देशों पर लिथियम बैटरी के लिए निर्भरता कम हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए आंध्र प्रदेश। आज का अंतिम अपडेट है हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के कृषि केंद्र की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो जानते हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में हाल ही में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी कि सार्क के कृषि केंद्र की बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य सार्क के प्रतिनिधित्व देशों में स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा।
बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर आजाद सिंह पवार ने की। सार्क प्रतिनिधि के रूप में किंजेन गिल्सेन और डॉक्टर ग्रिसन जार्ज विशिष्ट अतिथि रहे। गौरतलब है कि भारत एवं अन्य सार्क देशों में समेकित कृषि प्रणाली खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा की धुरी है। हमारे देश खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है, लेकिन पोषण सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी व्यापक हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के कृषि केंद्र की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, भारत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया एना अर्नाक्स को। यह किस देश से संबंधित है? एना अर्नाक्स का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि मज्म उल बहरैन मज्म उल बहरैन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मज्म उल बहरैन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।